आप बिगनर हो भी, ठीक है, जिसने अपनी ग्रेजुएशन अभी 2025 में कंप्लीट की है, अभी कंप्लीट की होगी। अभी हम खड़े हैं नवंबर में, अभी नवंबर चल रहा है। अभी आपने जो काम करना है वो ये करना है कि, तो अभी अगर मैं मान के चलूँ नेक्स्ट ईयर 2026 के आने में हमारे पास नवंबर का कुछ टाइम है और दिसंबर पूरा का पूरा पड़ा है, ठीक है। आपने इस टाइम में क्या करना है, आपने नवंबर और दिसंबर में क्या करना है मैं वो बताती हूँ। देखो आपने क्या करना है, जैसे मैंने जो भी आपको टॉपिक बताए हैं मिसलेनियस के, देखो आप ना रीजनिंग का कोई भी एक चैप्टर उठा लो, रीजनिंग का बेटा आप कोई भी एक चैप्टर उठा लो यूट्यूब से। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि आपको सारे टीचर्स में से किस टीचर का समझ आ रहा है, कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है किस टीचर से समझने के बाद, और फिर आपके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। बहुत जगह करवाया होगा, जैसे सिलोगिज्म की एग्जांपल ले लेते हैं, इसीलिए नहीं ले रही बिकॉज मैंने अपने इसी चैनल पे करवा रखा है, क्योंकि ये मिसलेनियस में सबसे ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। अच्छा इन द सेंस कि ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। सिलोगिज्म कॉन्सेप्ट अगर आपका हिल जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट इसमें मजबूत नहीं होगा तो आप ये चैप्टर कर ही नहीं सकते। और ये चैप्टर ऐसा है कि आपको हर किसी से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने सिलोगिज्म उठा लिया, तो आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा अच्छा आपको किसका समझ आ रहा है, कौन से टीचर का समझ आ रहा है। जब आपको पता लग जाए इतनी सारी जगह देखकर, पहले देखो बहुत जगह देखो कौन सा टीचर कैसे करवा रहा है। अगर आपको सिर्फ ये जज करने में 10 से 12 दिन लग गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके करियर का सवाल है, ठीक है। आपने बस देखना है कि मुझे कहाँ से अच्छा समझ आ रहा है और आप किस पे ट्रस्ट बना पा रहे हो कि मैं अगर इस टीचर से पढ़ूंगा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट की भी बात होती है। देखो आपने ये करना है, जब भी आपको पता लगा कि नहीं मुझे यहाँ से समझ आ रहा है, कोई भी चैप्टर है, ये तो मैंने एग्जांपल ले ली, ठीक है, कोई भी चैप्टर है। देखो एक दो चैप्टर से हम जज कर लेते हैं कि यार ये टीचर अच्छा है, नहीं इससे ज़्यादा मुझे समझ आ रही है। और अकेला एक चैप्टर नहीं है, आप चाहो तो कितनी वीडियोज़ होंगी यूट्यूब पे, पजल की, सीटिंग अरेंजमेंट की, किसी की भी, आप वो सारी भी देख के कंपेयर करो, ठीक है। जब भी आपको पता लग गया कि नहीं ये टीचर अच्छा है 10-12 दिन में, कि मैंने यही इसी से पढ़ना है, तो आप क्या करो, आप ना पेड बैच लेके पढ़ो। मैं सच बता रही हूँ, जो चीज़ है मैं एक्चुअल में वही बताऊँगी। आप पेड बैच ले लो और 2026 से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। बस सिमिलर आपने क्वांट में करना है, सिमिलर आपने इंग्लिश में करना है। क्वांट में भी आप कोई भी एक दो टॉपिक ऐसे उठा लो, पढ़कर देखो, ठीक है, किससे आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है। आपको मैं एक और एडवाइस दूंगी कि कभी भी इसके पीछे मत भागना, ये टीचर फेमस है, ये टीचर कम फेमस है, नहीं, जहाँ से आपको समझ आ रहा है। कई बार क्या होता है, जो टीचर बहुत फेमस नहीं होता ना, उससे समझ आ जाता है। देखो हमें मतलब है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हमें मतलब है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अभी बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि क्लासेस को लाइव देखें या रिकॉर्डेड, ठीक है। और इसके लिए मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है उतना रिकॉर्डेड देखने की कोशिश करो, लाइव प्लीज़ मत देखो। जितना हो सके आप लाइव देखने से बचो। कहने का क्या मतलब है मेरा कि देखो लाइव में क्या होता है ना, आप 15-20 मिनट पहले बैठ जाते हो, जब भी लिंक आता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, लिंक को कनेक्ट करके फिर चैट चलती है। चैट में क्या होता है कि तुम कहाँ से देख रहे हो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तुम्हारा फर्स्ट डे है क्लास का, ये वो 15-20 मिनट हमारे वहाँ पर वेस्ट हो गए। फिर 15 to 20 मिनट्स बाद टीचर आता है और फिर क्लास के एंड में 15-20 मिनट, और कई बार बीच में, क्लास के बीच में कोई बच्चा चैट कर दे तो 10-15 मिनट वहाँ पर चले जाते हैं। तो मैं लाइव में सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर मैं प्रोडक्टिव आवर की बात करूँ तो वो सिर्फ 1 घंटा होता है, वो सिर्फ 1 घंटा होता है। प्रोडक्टिव तो हमें 1 घंटा ही मिलता है ना। और रिकॉर्डेड में सबसे पहली बात,
हम अपनी मर्ज़ी से क्लास देख सकते हैं। अगर क्लास दोपहर को है, हमारा टाइम नहीं सूट कर रहा, तो हम शाम को देख लेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर भी टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हम स्किप करते चलेंगे। रिकॉर्डेड में तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम आगे तक का स्किप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें क्लास से 15 मिनट 20 मिनट पहले वेट नहीं करना पड़ेगा कि लिंक लग गया है या हम क्लास को ज्वाइन कर लें। जब भी हमारा मन होगा, जब भी टाइम सूट करेगा, हम उसी टाइम पर क्लास ले सकते हैं। ये बात है ना। और इतनी जगह हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। 1 घंटा तो 1 घंटा हमें प्रोडक्टिव तो मिलेगा ना। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि क्लासेस को ना हमेशा रिकॉर्डेड ही देखना चाहिए। अब ये एक और बात आती है, बच्चा क्या कहता है कि मैम हमने तो बैच को लाइव लिया है, हमारा बैच तो लाइव है, अगर बैच लाइव है तो हम लाइव ही ज्वाइन करेंगे। आप मुझे ये बात बताओ कि लाइव में आप जो भी डाउट लिखते हो, ऑन दी स्पॉट आपका जो भी डाउट आता है, वो क्या सारे के सारे डाउट क्लियर होते हैं वहाँ पे? टीचर क्या आपका एक एक डाउट क्लियर करता है? नहीं। इवन टीचर का तो ध्यान ही नहीं हो रहा आप चैट में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आप खुद मुझे सोच कर बताओ। अभी अगर आप बिगनर हो, आपको इतना नहीं पता, तो अगर आप लाइव बैच लोगे तो भी 1-2 लाइव में आपको समझ आ जाएगा। कभी भी टीचर का ये ध्यान नहीं होता कि आप क्या बात कर रहे हो या आपका क्या डाउट आ रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता है कि मैंने अपना सिलेबस ख़त्म कराना है, मैंने पढ़ाना है, ठीक है। और एक बात और है कि पेड बैच में आपको कोई डाउट आता ही नहीं है। टीचर अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करता है कि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूं। अगर आप क्लास को लाइव देख रहे हो, आपको होगा कि मेरे ऑन दी स्पॉट डाउट सॉल्व होंगे, तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप किसी के भी लाइव में जाकर देख लेना। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि पेड बैच में कोई डाउट रहता ही नहीं है। टीचर अपनी तरफ से सारा कुछ क्लियर करवाने की कोशिश करता है। और जो मैंने आपको पीछे बताया कि टाइम वेस्ट होता है, टीचर बीच में कुछ बोलता है, वो 95% टीचर्स के लिए है। 5% टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि किसका आपने लाइव लेना है, किसका आपने रिकॉर्डेड लेना है। बट मैंने जो आपको यहाँ पर बात बताई कि हर किसी लाइव क्लास में आपके डाउट सॉल्व कभी नहीं होंगे। आप कोई भी डाउट लिख दो, आप पैराग्राफ लिख दो कि मुझे यहाँ क्यों है समझ नहीं आया, कभी भी सॉल्व नहीं होगा वो, ठीक है। बट 99% चांस ये है कि आपको इतना पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज टीचर अपनी तरफ से सारा कुछ क्लियर करके ही चलता है, जो एक अच्छा टीचर होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्डेड बहुत बेस्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू लाइव। एक चीज़ और होती है कि एक तो टीचर कहता है ये हमारा लाइव बैच है, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड मतलब हमारा 2-3 साल पुराना बैच है और ये हमारा न्यू बैच है, ठीक है। तो मैं जो मानती हूँ वो ये कि बेसिक्स तो सेम होता है, बेसिक सारा सेम होता है, ठीक है। अगर तो आप रिकॉर्डेड बैच ले रहे हो, बेसिक कर रहे हो सिर्फ वहाँ से, बेसिक का मेरा मतलब क्या है, सारी की सारी रीजनिंग का बेसिक जो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने सिलोगिज्म का कोई रूल पढ़ा दिया तो वो सदा के लिए वही रहेगा, ये नहीं कि न्यू बैच में आके वो चेंज हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अगर आपने अभी 2026 में किसी का रिकॉर्डेड बैच ले लिया जो कि पुराना है, बट आप ये मेक श्योर करना कि 2027 में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब आपको जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं या ठीक है क्रैश कोर्स होता है, उसमें जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको 2026 के मिले, तब आप ये वाला लेक्चर कर सकते हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेसिक किसी भी बैच से कर लो, बस जब आपने पेपर देने हैं, जैसे आप 2027 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, तब भी आपने जो क्रैश कोर्स करना है, जो आपने प्रैक्टिस सेशन करना है, वो 2026 के हिसाब से करना है कि हम पिछले साल का ही तो रेफरेंस लेंगे ना। अगर हम 2027 को टारगेट कर रहे हैं, हम 25 का थोड़ी लेंगे, हम 24 का थोड़ी लेंगे, हम यही देखेंगे ना 2026 में कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, ऑब्वियस सी बात है ना।
तो आप क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस सेशन में 2026 के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो बेसिक्स तो सेम ही रहते हैं। बेसिक्स में आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को सीखना है, सिलोगिज्म का कैसे हो रहा है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्या है, आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, बस ये बात है। अभी एक और बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है समझनी, अभी मैं बताती हूँ आपको। देखो, आपने 2026 में पेड बैच लिया, ठीक है। किस ईयर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो आप कर रहे हो 2027 के एग्ज़ाम्स को टारगेट, ठीक है। आपने क्या करना है, 2026 में पेड बैच लेके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इनका सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बीच में 2026 में भी तो एग्ज़ाम्स होंगे ही ना, जब भी आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होगे। ऐसा तो है नहीं तब एग्ज़ाम नहीं होंगे। जितने भी आरआरबी के, जितने भी एसबीआई के, जितने भी आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, आपने वो एग्ज़ाम तो देकर आने हैं, आपने वो एग्ज़ाम तो देकर आने हैं। बट ये नहीं कि आप एग्ज़ाम से पहले मॉक लगा लगा कर देकर आ रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी। मैं अभी बताती हूँ आपको क्यों नहीं करनी। अगर आरआरबी के एग्ज़ाम 2026 की अगस्त में आ गई, तो अगस्त से पहले जितना भी सिलेबस हुआ है आपका, बस जितनी भी जैसी भी प्रैक्टिस हुई है, आपने बस उसके साथ एग्ज़ाम दे के आना है। आपने देख कर आना है कि क्या जो आप कर रहे हो पेपर क्या वहीं से आता है, और एटमॉस्फेयर कैसा होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ये सारे एग्ज़ाम देकर आने हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं मॉक लगाने। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, 2026 से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, उनको होता है 4-5 महीने में हमारा क्वांट भी कंप्लीट हो जाए, रीजनिंग भी हो जाए, इंग्लिश भी हो जाए। उनके मन में ये होता है, शॉर्ट टर्म सोचते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म तो सोचते नहीं है। अभी वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रेपरेशन में रहते हैं। देखो मैं बताती हूँ कैसे। 4-5 महीने में उनको होता है कि अगस्त से पहले पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगस्त में तो हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, 4-5 महीने में आधा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आधा ही तो होगा ना। आप खुद सोचो, इतना इतना सिलेबस, इतना टीचर 8-8 साल से पढ़ा रहा होता है, उसको होता है कि मैं अपना सारा एक्सपीरियंस फाउंडेशन में लगा दूं कि बच्चे को अच्छे से समझ आए। तो उसका 8 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उसने पढ़ा है, ठीक है, वो तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आपने करने हैं तीनों। आप 6 महीने में, चलो 4-5 तो छोड़ो, आप 6 महीने में कैसे कर लोगे। आधा सिलेबस हुआ होता है, फिर क्या करते हैं, फिर वो मॉक देने स्टार्ट कर देते हैं। मॉक जितना उनका आधा सिलेबस हुआ होता है ना, उसके वो मॉक लगाने शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत पास पहुंच जाते हैं मार्क्स के, उसको होता है कि क्या पता मेरी किस्मत चमक जाए, क्या पता मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाए, ठीक है। ऐसे करते 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 वो आरआरबी के दोनों पेपर देंगे, फिर एसबीआई के देंगे, फिर आईबीपीएस के देंगे। एंड में होगा क्या, कोई भी पेपर क्लियर नहीं होगा, ना तो स्पीड आई होगी। 4-5-6 महीने में किसकी स्पीड आ जाएगी, किसी की नहीं आएगी, मैं आपको सच बता रही हूँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर होगा 2027 में, सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे नहीं, जो कंप्लीट किया हुआ है आधा, बस उसी के मॉक लगाएंगे, हमारी स्पीड तेज़ हो जाए। फिर बीच में देख लेंगे मेरा 1-2 चैप्टर बचे हैं, ये कर लेंगे, फिर एग्ज़ाम आएंगे, फिर नहीं क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छे तरीके से फाउंडेशन ही बिल्ट नहीं किया हुआ उन्होंने। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब उनका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है। देखो कहाँ तो बिना इन एग्ज़ाम्स के बारे में सोचे कि मुझे इस साल ही क्लियर करने हैं, अपना सिर्फ और सिर्फ पेड बैच लेके हम फाउंडेशन कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी टीचर ने हमें बताया ट्रस्ट के साथ। अपने एजुकेटर पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रस्ट के साथ हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, कहाँ बीच में छोड़ दे रहे हैं, आधा कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे, फिर वापस आके 2027 में स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे 2028 में, फिर सोचेंगे यार एक फाउंडेशन तो मुझे करना ही पड़ेगा शुरू से एंड तक। अभी मेरे 2 साल तो ख़राब हो ही गए हैं, क्योंकि मैंने फाउंडेशन नहीं किया था। तीसरा साल हो जाएगा, 4th में मुझे जॉब तो मिल जाएगी। क्यों इतना लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रेपरेशन में रहना? खुद सोचो ना, अभी एक बार ही फाउंडेशन अच्छे से कर लो,
एक बार ही फाउंडेशन है। और जो ये गलती मैंने बताई है ना, ये 95% बच्चों के साथ हो रहा होता है, 95% बच्चों के साथ। यही ट्रैप है बैंकिंग एग्जाम्स का, जिसमें आप फंस जाते हो, अपना सिलेबस को भूल जाते हो। ठीक है, तो अभी आप एक बार फाउंडेशन कंप्लीट करो ना अपना, अच्छे से कंप्लीट करो 1 साल में। अभी आपको 1 साल ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम यहाँ पर रीजनिंग की बात कर रहे हैं। आप ये सोचो, आपके साथ में क्वांट भी है, इंग्लिश भी है, और क्वांट का अरिथमेटिक देखो 15 चैप्टर उसके। तो आपने 2026 में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। ठीक है, 2026 में आपका जो फोकस है ना, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे होना चाहिए कि मुझे स्किल सीखनी है। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे कार सीखनी है, मुझे स्कूटी सीखनी है, आपने स्किल सीखनी है। स्किल ही तो है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये अच्छे से सीखनी है। वैसे तो करंट अफेयर आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट अगर हम 2027 के एग्ज़ाम्स को ही टारगेट कर रहे हैं तो बेटर है आप 2027 से ही स्टार्ट करना। ठीक है, अपने करंट अफेयर। फिर आपने 2027 के जो 6 मंथ्स है ना, उसमें आपने क्या करना है, आपने स्पीड पे काम करना है। आपने मॉक लगा के देखने हैं और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के टाइम को कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कैसे वो मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ, अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपने 2026 में सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, स्पीड को भूल कर। कि स्पीड कुछ होती भी है, आप उसको भूल जाओ। आपका मोटिव सिर्फ ये होना चाहिए, मुझे सीखना है यार, मुझे सिलोगिज्म सीखना है। ठीक है, मुझे एजिस चैप्टर सीखना है अगर मैं क्वांट की बात करूं, मुझे एरर डिटेक्शन सीखना है अगर मैं इंग्लिश की बात करूं। तो आपका सिर्फ मोटिव ये होना चाहिए कि आपको सीखना है। जैसे अगर मैं सीटिंग और पजल की बात करूं, तो आपने इसका टाइम कम नहीं करना कि मैं 2-3 मिनट में कर लूं। आपने सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर तक पहुंचना है बस 2026 में। कि आपको चाहे मैं क्लर्क मेंस का क्वेश्चन दे दूं, चाहे मैं पीओ मेंस का दे दूं, आपसे आंसर निकलना चाहिए। अगर आप आंसर तक भी पहुंचते हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर 2027 में आपने स्पीड पे काम करना है, मॉक देने हैं, स्पीड को इंक्रीज करना है। कैसे नहीं होगा 2027 के, अगर मैं अगस्त से पेपर्स को स्टार्ट करूं, कैसे नहीं होगा आपका पेपर क्लियर, मुझे ये बताओ। अगर आपने फाउंडेशन इतने स्ट्रॉन्ग किया होगा, सिर्फ लर्निंग पे फोकस किया होगा, आपने ये सोचा होगा मुझे स्किल सीखनी है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश बहुत अच्छे से की होगी, तो कैसे नहीं होगा एग्ज़ाम क्लियर। और ऊपर से आप 2026 में भी तो एग्ज़ाम देकर आओगे ना, जैसा मैंने बताया, आरआरबी के, एसबीआई के, आईबीपीएस के। तभी भी आपको कितना पता लगेगा कि इसमें आता क्या है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आता है क्या नहीं। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा जब आप 2027 में एग्ज़ाम देने बैठोगे। समझ रहे हो ना पूरा मेरी बात को। तो भागना नहीं है, हमने अच्छे से करना है फाउंडेशन को। अभी मैं आपको रीजनिंग का बताती हूँ, चैप्टर वाइज आपने कैसे करना है। तो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। बैंक के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सिलेबस ऑफ रीजनिंग में सबसे पहले हमारे पास आते हैं ये मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन एंड कोडिंग डिकोडिंग है। फिर आते हैं हमारे ये 2 टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, जो कि प्री के एग्ज़ाम में 20 to 25 मार्क्स तक कैरी करते हैं। कहने का मतलब, अगर प्री का एग्ज़ाम 40 का हो तो ये 25 का तो आएगा ही आएगा, अगर 35 का हो तो ये 20 का आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का अल्टीमेट मतलब क्या है कि ये 6 चैप्टर मिला के भी इन 2 चैप्टर की बराबरी नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। इन 6 चैप्टर से हमें मिलेंगे लगभग 15 मार्क्स, और वही इन चैप्टर से, सिर्फ ये 2 चैप्टर से हमें मिल रहे होंगे 20 to 25 मार्क्स। तो इन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जितनी मेहनत आपको ये 6 टॉपिक करने पर लगेगी, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत आपको ये 2 टॉपिक करने पर लगेगी। ठीक है, मेरा मोटिव अभी यही समझाना है सिर्फ
कि आप चैप्टर को ऐसे मत काउंट करो कि ये 6 है ये 2 है, नहीं, ये 2 भी 12 के बराबर है। बस आप ये समझो। अभी अभी मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ सिलेबस। और फिर आते हैं ये 3 टॉपिक। ये टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ हमें मेंस में देखने को मिलते हैं, जिनका प्री में अभी तक तो कोई भी रोल नहीं है। इन तीनों में से प्री में आज तक हमें एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक है, ये टोटली मेंस का टॉपिक है। और प्री में आता है हमारा रीजनिंग में एक तो ये टॉपिक आते हैं और एक ये 2 टॉपिक आते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, देखो बेटा, रीजनिंग स्टार्ट करना मिसलेनियस से। ठीक है, ये टोटल 6 चैप्टर हैं। मिसलेनियस में टोटल 6 चैप्टर हैं। अगर आप अच्छे से एक चैप्टर को 15 डेज दे रहे हो तो 3 महीने में आपका ये मिसलेनियस का पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। और ऐसा अच्छे से कवर हो जाएगा ना, आपको दोबारा इनकी फाउंडेशन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मैं प्री प्लस मेंस दोनों की बात कर रही हूँ। एक चीज़ मेक श्योर करना कि कभी भी कोई चैप्टर सीख रहे हो ना, वो कभी भी प्री तक छोड़ के मत चले जाना। उसका प्री और मेंस दोनों का सीखना, चाहे इंग्लिश की बात हो रही है, चाहे क्वांट की, चाहे रीजनिंग की। ठीक है, सिलोगिज्म की अगर मैं बात करूं तो आप आराम से सीख लोगे 15 डेज में। अगर आप 2-2 घंटे भी दोगे डेली रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट को, तो 2-2 घंटे में देख लो 30 घंटे हो गए 15 दिन के। अगर मैं मान के चलूं तो 30 घंटे में आप प्री प्लस मेंस आराम से सीख लोगे। ऐसी प्रैक्टिस करनी है मन में ये लेके कि कैसे नहीं होगा। मैंने जब सारा का सारा सिलोगिज्म प्री टू मेन कंप्लीट किया है तो कैसे नहीं होगा, मेरे से हर क्वेश्चन होगा। ठीक है, मन में सिर्फ ये होना चाहिए कि क्यों नहीं बनेंगे मेरे से क्वेश्चन, मैं अभी बना के देखता हूँ। अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए, अपने आप को जज करो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये सारा का सारा कुछ करने में आपको 3 महीने कम लग रहे हैं तो आपको चाहे 4 मंथ लग जाए तो भी कोई बात नहीं है, होगा तो अच्छे से होगा ना। हम कहते हैं कि टाइम लेके करो बट अच्छे से करो। जब भी आप ये सारा कुछ करोगे 4 महीने में, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतने अच्छे से करो, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम में बिठा दो जिसमें ये 6 के 6 टॉपिक आए, मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इनके मेंस की बात करूं तो ये जो 5 टॉपिक हैं इनका मेंस तो इजी है कंपैरेटिवली इसका मेंस टफ नहीं मैं कह सकती, थोड़ा सा ना आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसमें। जैसे इसका मेंस थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या, हमें लॉजिक्स ढूंढने पड़ते हैं। बाकी सब आप प्री टू मेंस बहुत अच्छे से कर लोगे। इसका प्री भी बिल्कुल इजी है। बस अगर आपको इन चैप्टर्स के मेंस को समझने में 2 या 3 दिन लग रहे हैं, इस पे आपको 5-6 दिन देने पड़ेंगे, बस ये फ़र्क है। ठीक है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, बस थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो मैं अगर आपको कहूँ, आप 4 महीने में लोग क्या करते हैं, पूरी रीजनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, हमने अच्छे से करना है। अगर आप 3 या 4, 3.5-4 महीने में इसको कंप्लीट कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही कहूँगी आपको। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो, बहुत बच्चों को लग रहा होगा 4 महीने तो बहुत ज़्यादा है, बट आप ये भी तो देखो ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए टोटली न्यू है। न्यू चीज़ों को करने पे, सीखने पे टाइम तो लगता ही है ना। और हमने ऐसा तो करना नहीं है एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया। हमने इतना अच्छे से करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए हम कर सकते हैं और एक ही बारी में करना है। ठीक है, देखो जो ये 2 टॉपिक है ना बेटा, आप ये मान लो ये रीजनिंग के अरिथमेटिक है। जैसे अरिथमेटिक में हमारे पास कितने टॉपिक होते हैं, हमारे पास 13 to 15 टॉपिक होते हैं क्वांट में। ठीक है, अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये दोनों टॉपिक रीजनिंग के अरिथमेटिक है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रीजनिंग पे हमारे पास क्या आता है, मिसलेनियस चैप्टर आ जाते हैं 6, और क्वांट में हमारे पास क्या आता है, स्पीड मैथ्स आ जाता है। ठीक है, और उसमें भी
सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़ और DI जो कि प्री बेस होती है। ठीक है, तो आप ये देखो ना, जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन है और ये प्री बेस GI है वो तो मिसलेनियस ने ही कवर कर ली यहाँ पर। मतलब अगर ये 15 से 20 नंबर का आता है तो ये भी तो 15 नंबर का आता ही है ना। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ, इस पे क्वांट में जो 15 नंबर बच गए उसका क्या आता है, अरिथमेटिक। और रीजनिंग पे जो यहाँ पर 20 नंबर बच गए उसका क्या आता है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। इवन अरिथमेटिक से भी ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं ये दोनों चैप्टर। अरिथमेटिक तो 15 नंबर का आ जाता है यहाँ पे और ये चैप्टर आते हैं 20 नंबर के। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि 13 से 15 चैप्टर अरिथमेटिक के हैं और रीजनिंग के सिर्फ 2। तो कुछ तो इन 2 चैप्टर्स में ऐसी बात होगी ना, टफनेस होगी ना, कुछ तो टफ होगा ही कि ये 13 से 15 चैप्टर को मिलकर ये 2 चैप्टर टक्कर दे रहे हैं। अभी इस पे बात करते हैं। देखो आपने क्या करना है, आपने पहले पजल से स्टार्ट करना है अगर मैं एडवाइस करूँ तो, क्योंकि पजल सिटिंग अरेंजमेंट के कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, पजल इजी नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट के कंपैरिजन में वो इजी है। ठीक है, पजल आपने करनी है टॉपिक वाइज। पहले डे बेस करोगे, फिर मंथ बेस, मंथ में भी कंजिक्यूटिव, नॉन कंजिक्यूटिव, डेट प्लस मंथ बेस, ऐसे करके ये जो मैं बोल रही हूँ आपको पता लग जाएगा जब आप देखोगी सिलेबस। जब भी आप ये टॉपिक वाइज करोगे ना, आपने पहले करना है क्लर्क प्री का लेवल। क्लर्क प्री के बाद आपने करना है PO प्री। ठीक है, PO प्री के लेवल के बाद आपने करना है क्लर्क मेंस, फिर आपने जाना है PO मेंस। आपने ऐसे करके करना है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्ज़ाम की कैटेगरी नहीं बताई, जस्ट एक रेफरेंस दिया है। क्या रेफरेंस, कि आपने बिल्कुल ही 0 लेवल से, लो लेवल से स्टार्ट करना है। बच्चों को क्या होता है कि पहले दिन ही हमसे PO मेंस बन जाए, पहले दिन ही हमसे क्लर्क मेंस बन जाए। नहीं, आपको ये दोनों चैप्टर बिल्कुल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करने पड़ेंगे, एक एक सीढ़ी की तरह चढ़ना पड़ेगा इन दोनों चैप्टर्स को। आज हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल लो लेवल से, इतना भी लो नहीं होता क्लर्क प्री का, कि जब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को तो होता है कि बिल्कुल हम लो लेवल से करें पेड बैच में। ठीक है, बिल्कुल हम लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जब भी हमने लो लेवल क्लर्क प्री के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, जैसे अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ वेकेंट को साथ लेके, तो 17-18 टाइप की पजल है। अगर हमने क्लर्क प्री का कर लिया पहले, फिर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, PO प्री का करते हैं। फिर जब आपने PO प्री कर लिया, फिर क्लर्क मेंस का, फिर PO मेंस का। जब भी आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखोगे ना, इसके आपको ये लेवल क्लर्क प्री का यहाँ तक लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है, ऊपर से बच्चा बिगनर है। ठीक है, हमें समझ ही नहीं आता क्या करें, तो टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया पीछे कि ये दोनों चैप्टर अरिथमेटिक है रीजनिंग के। ठीक है, टाइम देना भी पड़ेगा। पहले क्लर्क प्री देखकर ही आपको ये लगेगा कि यार ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, बस आपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। चाहे आपको एक क्वेश्चन में 20 मिनट लग रहे हैं, आपको आंसर तक पहुंचते जाना है। ठीक है, सेम आपको करना है सिटिंग अरेंजमेंट का। जैसा मैंने बताया टॉपिक वाइज करना है, इसका तो बहुत ब्रॉड है सिलेबस एज कंपेयर टू पजल। ठीक है, टॉपिक वाइज करना है, पहले क्लर्क प्री, फिर PO प्री, फिर क्लर्क मेंस, फिर PO मेंस। ठीक है, ऐसे करते जाना है। बस आपने स्पीड की चिंता नहीं करनी, टाइम को कम करने की चिंता नहीं करनी कि कम नहीं होगा, नहीं, बस आपने सिर्फ इनको सीखना है, आपको स्किल गेन करनी है और आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और अगर ये दोनों चैप्टर्स को मिला करके अगर आपसे 4 से 5 महीने लग रहे हैं अच्छा होने में, स्पीड में नहीं, स्किल में, लर्निंग में, क्वेश्चन को निकालने में, आंसर तक पहुंचने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है 4 से 5 महीने लगने। ठीक है, 2-2 घंटे ही तो दोगे ना, स्टार्टिंग में तो 2 घंटे में 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे,
फिर थोड़े ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अभी मैं एक बात बता दूं कि 2026 में क्या होगा ना, आप जब ये दोनों चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे होगी, आपका टाइम तो धीरे धीरे कम होता जाएगा ही, वो प्रोसेस में होगा। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जब आप मिसलेनियस की भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, वो प्रोसेस में टाइम कम होगा। ये नहीं कि आपने मॉक ही देना स्टार्ट कर देना है, ये नहीं कि आपने स्टॉप वॉच लगा के कि इतनी देर में इतना क्वेश्चन, नहीं, वो प्रोसेस में अपने आप होता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी चैप्टर्स का तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, बट इसमें ना आप 2026 में जब आप अपना फाउंडेशन कर रहे होगे, आप इतना कम टाइम नहीं अचीव कर पाओगे जितना आपको पेपर के लिए चाहिए। आप इतना कम टाइम नहीं अचीव कर पाओगे जितना आपको पेपर के लिए चाहिए। मतलब कि अगर आप 20-25 मिनट से क्लर्क प्री का स्टार्ट कर रहे हो, तो जब भी आपके ये दोनों चैप्टर ख़त्म होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 या 8 मिनट तक पहुंच पाओगे क्लर्क प्री के लिए। ये मैं सच बता रही हूँ, होगा आपके साथ, ठीक। बट आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप 7 से 8 मिनट तक भी पहुँच गए अपने फाउंडेशन में तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, बच्चा तो यही कर देता है कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। काफ़ी बच्चे तो आंसर तक ही नहीं पहुँच पा रहे। अगर आप 4 से 5 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद भी 7 से 8 मिनट तक पहुँच जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आप ये भी तो सोचो ना, 2027 के हमारे पास 6 महीने में तो पड़े हैं ना, इस 6 महीने में करेंगे हम टाइम कम और इसका, समझ रहे हो ना। जो हमारे पास ये 6 मंथ्स पड़े हैं 2027 के, जो हमने रखे हैं अपनी स्पीड को कम करने के लिए, उसमें हम ये 7 से 8 मिनट को 2.5 मिनट तक लेके जाएंगे ये 6 महीनों में, जिस पे आपने सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे काम करना है। सोचो, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज आपने सारा सिलेबस कर लिया। अभी आपके पास कुछ नया नहीं है करने को, आपने बस स्पीड पे काम करना है 2027 के फर्स्ट 6 मंथ्स में। सोचो, सिर्फ स्पीड, 6 महीने सिर्फ स्पीड पे काम हो रहा होगा, कैसे नहीं निकलेगा पेपर। तो मैं वही कह रही हूँ, जल्दबाजी मत करना बस। तो ये 7 से 8 मिनट तक पहुँच गए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आराम से करते चलो, 2-2 घंटे दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर आते हैं हमारे ये 3 टॉपिक जो कि टोटली मेंस बेस्ड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही आते हैं, बैंक के क्लर्क और पीओ में। ठीक है, इनमें से अगर हम सबसे पहले डाटा सफिशिएंसी की बात करें तो इसके लिए आपको कुछ भी नया नहीं सीखना। जो हमारा ये वाला चैप्टर होता है ना, डाटा सफिशिएंसी, ये हमारा मिसलेनियस प्लस सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, बस इसी पे बेस होता है। इसके सारे क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से आते हैं, आपको कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट दी होती है, सेकंड दी होती है, ऐसे करके ये चैप्टर होता है। ये चैप्टर इसीलिए इतना खास है क्योंकि ये चैप्टर आपको एक रियलिटी चेक देता है कि आपने सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और मिसलेनियस को कितने अच्छे से किया है, आपकी कॉन्सेप्ट की कितनी क्लैरिटी है। ठीक है, ये आपको रियलिटी चेक देता है चैप्टर। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ऐसा बनाया गया है कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही नहीं है इन सारे के सारे पोर्शन में, आपका क्वेश्चन इसमें गलत होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए इसको मेंस में रखा गया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत 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 कॉन्सेप्ट की नीड करता है। प्री में तो अगर सेम चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है फिर भी बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के कंपैरिजन में बात कर रही हूं मैं, अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट की नीड होती है, बट ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्ट की नीड करता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको एक्चुअल पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे ढंग से इन पोर्शन को किया है। तो ये चैप्टर अगर मैं इन तीनों चैप्टर्स की बात करूँ तो बहुत ईजी है।
इजी उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पर बहुत अच्छे से करके आएंगे, तभी मैंने कहा ना अच्छे से करना पीछे वाला जो भी काम है, ठीक है, जिस पे हमें लगेंगे 8 to 9 मंथ्स इस पोर्शन को मजबूत करने के लिए, ठीक है। ये वाला चैप्टर बहुत इजी रहता है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप पीछे सारे सीख कर अच्छे से आओगे ही। अगर आप 8 से 9 महीने लगाओगे तो ये चैप्टर में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी बात करते हैं हम इन दोनों चैप्टर्स की। देखो ये दोनों चैप्टर्स ना बहुत बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चा छोड़ देता है। हाँ आपने सही सुना कि 90% बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों चैप्टर्स को नहीं करते। उसका रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। देखो इनपुट आउटपुट का कैसे रहता है सीन, जो मैंने आपको बताया ना कोडिंग डी कोडिंग का जो मेंस है उसमें भी हमने कोड करना होता है, जो भी उसने पैटर्न दिया होता है वैसा कोड करना होता है। इनपुट आउटपुट में भी यही होता है, मतलब इनके मेंस का कोडिंग डी कोडिंग का मेंस तो प्री प्लस मेंस अलग होता है, ये तो होता ही अकेला मेंस है। इनपुट आउटपुट तो अकेला होता ही मेंस है, प्री तो इसका होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो ये मेंस है ना कोडिंग डी कोडिंग के मेंस का और इनपुट आउटपुट जो मेंस में आता है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई भी एंड नहीं है। कहने का मतलब है कि अनगिनत पैटर्न बनते हैं, कब पेपर में कौन सा पैटर्न आ जाए हमें नहीं पता। जैसे हम बात करते हैं ना नंबर सीरीज़ में क्वांट की मिसिंग और रॉन्ग, हमें नहीं पता वो मिसिंग में रॉन्ग में क्या पैटर्न दे दे, इसका तो कोई एंड ही नहीं है, कोई भी वो पैटर्न दे सकता है, ठीक है। बट हम प्रैक्टिस करके जाते हैं, जैसे प्राइम का एक पैटर्न हो गया, एक पैटर्न इवन का हो गया, ओड का हो गया, सिमिलरली रॉन्ग के पैटर्न हो गए, प्राइम नंबर्स के पैटर्न होंगे और जो भी पैटर्न होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न ऐसे भी होते हैं जो रिपीट आते हैं, हम तो अपनी तरफ से सारे पैटर्न को रिवाइज करके जाते हैं, ठीक है। आ कुछ भी सकता है, आ इनमें कुछ भी सकता है। सिमिलरली यहाँ पर है क्या कि हम सारे के सारे पैटर्न रिवाइज करके लर्न करके जाते हैं कि ये भी पैटर्न हो सकता है, ये भी पैटर्न हो सकता है, बट उसका कोई एंड नहीं है, आ कुछ भी सकता है। इसलिए मैंने बोला एंड कुछ नहीं है, बट हम अपनी तरफ से करके जाते हैं। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको 100% एफर्ट तो देना ही पड़ता है। हम बाकी जो भी सिलेबस कर रहे हैं उसमें हम अपना 100% देते हैं, बेस्ट देते हैं। आपको इसमें प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं, जो टोटली मेंस के चैप्टर हैं और एक इसका मेंस है कोडिंग डी कोडिंग का, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हल्का सा ट्रिकी रहता है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे अपनी साइड से इन दोनों चैप्टर्स के लिए, और इसके मेंस के लिए टफ नहीं है। ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत टफ है, टफ नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड करेंगे ये तीनों के तीनों मेंस वाले चैप्टर, एक ये और दो ये, ठीक है। इनपुट आउटपुट का मैंने आपको बता दिया। अभी लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। इसमें देखो क्या होता है, इसमें ना जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, ये आपको उसके जैसा ही लगेगा। इसमें क्या होता है, कॉज और इफ़ेक्ट पूछ लेते हैं हमसे, ठीक है, वीक स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, स्ट्रेंथ वाली कौन सी हैं, ये सारा कुछ पूछ लेते हैं। मेरा मतलब है कि ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है चैप्टर। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक फैक्ट्री में ये हो गया, वर्कर्स ने ये कर दिया, तो जो उनका बॉस था, लीडर था, उसने ये कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया, तो क्या उसने सही किया या वो ये कर सकता था, उसको सेकंड चांस दे सकता था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें वैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि इसके क्वेश्चंस का भी एंड नहीं है, इसकी प्रैक्टिस का कोई भी एंड नहीं है। आप इसको जितनी बार करोगे उतनी बार आपको लगेगा कि अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को, कि यार ये भी न्यू है, ये भी न्यू है। जैसे सिलोगिज्म में या और सारे चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, हमें होता है कि हाँ हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, वैसा ही है। यहाँ पर आपको हर दिन न्यू लगेगा एक कोडिंग और डी कोडिंग के मेंस में, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ, हमने 9 मंथ वहाँ पे लगा दिए, कहाँ, मिसलेनियस प्लस सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल पे, ठीक है।
और अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपको 1 महीना यहाँ पर लग गया, 10-10 दिन भी आपने दे दिए तो हो जाएंगे, तो टोटल 10 मंथ हो गए हमारे। ठीक है, 10 मंथ का मैंने आपको बता दिया। मिसलेनियस प्लस सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल प्लस मीन्स के जो भी टॉपिक हैं हमारे। ठीक है, अभी भी हमारे पास देखो इतनी अच्छे से फाउंडेशन करने के बाद भी हमारे पास 2 मंथ बच रहे हैं। अभी देखो ऐसा भी हो सकता है ना, किसी का जो मैंने 10 महीने बताया किसी का 11 महीने चला जाए, क्योंकि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ बीच में वेकेशन पे चला गया या बीच में कोई फेस्टिवल आ गया, तो हो सकता है ये 10 महीने का काम उसका 11 महीने में हो। ऐसा भी हो सकता है 1 महीना पहले ही करके बैठ जाए वो सारा कुछ। तो जितना भी टाइम आपके पास बचेगा ना फाउंडेशन के बाद, जैसे यहाँ पर 2 मंथ्स बच गए, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है सिर्फ रीजनिंग नहीं, आपका क्वांट और इंग्लिश का भी क्या सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है अभी तक। अगर क्वांट और इंग्लिश का कुछ रहता है तो आप यहाँ पर सिर्फ वहाँ पे फोकस करो कि मुझे सीखना है, कौन सा चैप्टर मेरा रह गया मैं वो सीखना चाहता हूँ। ठीक है, आपको वहाँ पे फोकस करना है। और अगर रीजनिंग का ही कोई रह गया, कोई चीज़ रिवाइज करनी है या दोबारा समझनी है या समझ नहीं आई थी, तो तब ये 2 महीने में आप वो भी कर सकते हो। अल्टीमेटली 2026 की 31 दिसंबर तक आपका सारा का सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का। ठीक है, फिर 2027 से जो 6 मंथ्स होंगे उसमें आपने भर भर के मॉक देने हैं। सिर्फ आपका स्पीड पे काम चलेगा, तब कुछ नहीं आपने सीखना, सीख सारा कुछ आप आए हो देखो। ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको जो 7 to 8 मिनट लग रहे थे उसको हमने 2.5 मिनट तक लेके आना है बस। ठीक है, ये काम करना है आपने। मैं देखती हूँ कैसे नहीं निकलेंगे फिर अगस्त के बाद जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे। हमने फाउंडेशन में किया है प्री प्लस मेंस, जब हम स्पीड पे काम करेंगे मॉक में करेंगे हम प्री प्लस मेंस। 6 महीने होंगे हमारे पास सिर्फ स्पीड पे काम करने के लिए। अपने 8 मिनट को हम कैसे ना लेके आएंगे यहाँ पर, बिल्कुल लेके आएंगे, और एग्ज़ाम भी बिल्कुल क्लियर होंगे हमारे सारे। ठीक है, तो बस यही था, मैंने आपको बताया था आपने कैसे कैसे करना है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई क्वेरी रह गई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।